नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस का तो पूरा सत्यानाश हो गया है। बंगाल में उसका सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, बिहार में नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए, यूपी में आधी पदयात्रा खत्म होने तक कई शर्तों पर अखिलेश ने राहुल से हाथ मिलाया है। ये सब जब हो रहा है, इसी वक्त और एक बात है जो मैंने पहले ही जिसकी संभावना जाहिर की थी कि शायद बिहार ये ऐसा राज्य है कि वहाँ भी लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है। वैसे तो आपको मालूम होगा, आंध्र और ओडिशा ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ लोकसभा के साथ साथ लगातार विधानसभा के चुनाव होते आए। ओडिशा में तो 5वीं बार हो रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ तीसरी बार लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होगा। इसका कारण ये है कि 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होने से पहले आंध्र प्रदेश जो ओरिजिनल स्टेट थी, राज्य था, उसका विभाजन हो गया था और तेलंगाना और आंध्र ऐसे दो राज्य बन गए थे। तो 14 में तेलंगाना, आंध्र और ओडिशा ये तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ साथ हुए थे, लेकिन 2019 का चुनाव आते आते एक तेलंगाना इन तीनों में से हट गया। इसका कारण ये था कि 2017 में जब बड़ी भारी बहुमत से अकेले मोदी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत कर दिखाया, सामने मायावती थी जो एक बार 2007 में अपनी ताकत पर अकेले पार्टी का बहुमत यूपी में लाई थी। 2012 में उसी यूपी में समाजवादी पार्टी ने अकेले के ताकत पर चुनाव लड़ा और बहुमत लाया था। फिर भी जब 14 में चुनाव हो गया तो मतदाता के सामने मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई चेहरा भी नहीं था। तो वो चुनाव मोदी के चेहरे पर अमित शाह लड़ गए थे, जो दोनों यूपी के नहीं थे। फिर भी उन्होंने यूपी में प्रचंड भारी बहुमत यानी 403 में से 325 सीटें जीत कर दिखाई थी। तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल के नेता डर गए थे और उनमें एक थे आंध्र के तेलंगाना के उस समय के मुख्यमंत्री टीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव। वो उन्होंने 2017 का यूपी का चुनाव खत्म होने के बाद देश भर बीजेपी विरोधी एक अलायंस मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। एक महीने के अंदर अंदर वो कोलकाता गए, ममता दीदी से मिले और बहुत सारे यहाँ मुंबई में आकर उद्धव ठाकरे से मिले थे, शरद पवार से मिले थे और उन्होंने कोशिश की थी, जिसको आज हम इंडिया अलायंस बोलते हैं, जिसकी कोशिश नीतीश कुमार ने की थी। वही कोशिश 2017 में और 2018 में के चंद्रशेखर राव ने की थी। लेकिन जब उनको पता चला कि ये क्षेत्रीय दल या अपोजिशन विरोधी दल जो है वो मोदी के खिलाफ इकट्ठा नहीं होंगे, तो उन्होंने तय किया कि भाई मोदी के सामने तो मैं अकेला नहीं लड़ सकता, क्योंकि उस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ तेलंगाना का विधानसभा चुनाव भी होने वाला था। और एक बात थी कि इसी दरमियान जिससे तेलंगाना निकला, वो जो बचा कुचा आंध्र प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़कर बाहर निकले थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। इसलिए
चंद्रशेखर राव ने एक चालाकी की कि लोकसभा चुनाव तो 2019 में होने वाले हैं, तो उन्होंने 6 महीने पहले ही तेलंगाना विधानसभा बर्खास्त कर दी, विसर्जित कर दी, और 6 महीने पहले दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव तेलंगाना का किया था। और कैसे किया था आपको याद होगा कि उस वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 में होने वाले थे। उसी वक्त अगर तेलंगाना का चुनाव हो जाए तो तेलंगाना में विधानसभा के लिए मोदी ये चेहरा नहीं होगा। तो मोदी के चेहरे से बचने के लिए चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में 6 महीने पहले विधानसभा बर्खास्त की और नए चुनाव पूरे कर दिए। उनका दाव सही ठहरा, क्योंकि वो बड़े भारी बहुमत से तेलंगाना में दूसरी बार चुनकर आए। लेकिन उसी चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को एक सबक मिल गया कि जो एनडीए छोड़कर आए थे, 2014 में मोदी के साथ उनका रिवाइवल हुआ था, पुनरुज्जीवन हुआ था, वो मोदी को चैलेंज देने निकले थे। और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और नुकसान टीडीपी का हो गया, कांग्रेस का नहीं हुआ। क्योंकि टीडीपी के आंध्र में 2018 में आंध्र विधानसभा में कम से कम 35-40 विधायक थे, उसमें से कुछ 10-12 बच गए। कांग्रेस के जितने थे वापस उतने ही चुनकर आए। तो नुकसान किसका हुआ? टीडीपी का हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि के चंद्रशेखर राव का जो 2018 का दांव था वो सक्सेसफुल हुआ। उनकी सत्ता बच गई। और अजीब बात ये कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह बीजेपी की हार हुई थी, सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई थी। तो जिसका डर मोदी के चेहरे पर भी विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है, इस डर से जल्दबाजी की थी कि चंद्रशेखर राव ने। वो 3 राज्यों में गलत साबित हुई, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मोदी के होते हुए और मोदी ने एग्रेसिव प्रचार किया था, फिर भी बीजेपी हार गई। कहने का मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर जीता जा सकता है। ये जो डर के चंद्रशेखर राव का 2018 में था, वो 2023 में सच हुआ। क्योंकि फिर से 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो वही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान मोदी के चेहरे पर जीता गया, ना कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हराकर मोदी ने अपनी पार्टी को तीनों राज्यों के विधानसभा में बहुमत दिलाया। लेकिन उल्टा गेम हो गया। तो अपने ही राज्य में तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव बुरी तरह से हार गए और वहाँ कांग्रेस का रिवाइवल हो गया। कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई, नया चेहरा लेकर आई। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा होता है तो जो चीफ मिनिस्टर है, जो ज़रूरत ना होने पर भी केंद्र से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा लेते हैं, सबसे बड़े पार्टी से पंगा लेते हैं, एक राज्य के होते हैं लेकिन ऑल इंडिया पार्टी से पंगा लेते हैं, उनका नुकसान हमेशा होता है। जैसे हमने बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का देखा, लेफ्ट फ्रंट का और बीजेपी का कोई मुकाबला बंगाल में था नहीं, केरला में नहीं था, जहां ये पार्टी है लेफ्ट फ्रंट। लेकिन बंगाल में बीजेपी के खिलाफ राजनीति नहीं थी, फिर भी 2009 में, 2004 में लेफ्ट फ्रंट बीजेपी को केंद्र की सत्ता में बाहर बैठाने के लिए सोनिया गांधी के साथ चली गई और आहिस्ते आहिस्ते 2 चुनाव में बंगाल से लेफ्ट फ्रंट वाइप आउट हो गई। तो ये बात होती है जब आप क्षेत्रीय पार्टी होते हो और आपका किसी ऑल इंडिया पार्टी से सीधा मुकाबला नहीं होता, तो आपको एक
बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर दो केंद्र की पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों से अंतर रखते हुए आपको आपकी राजनीति चलानी पड़ेगी। जो चालाकी ममता बनर्जी ने 2009 के बाद 2011 के बाद दिखाई, 2008 में लेफ्ट फ्रंट ने मनमोहन सिंह का सपोर्ट विड्रॉ किया था और 2009 के चुनाव में कांग्रेस और ममता की दोनों ने हाथ मिलाया तो लेफ्ट फ्रंट 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बुरी तरह से हार गई और 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में उनके चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य भी चुनाव हार गए, बहुमत हार गए और खुद चीफ मिनिस्टर भी उनके चुनाव क्षेत्र में हार गए। लेकिन जो मोर्चा बना था ममता और कांग्रेस का, वो भी चल नहीं पाया। 1-1.5 साल में ममता ने कांग्रेस से पंगा लेना शुरू कर दिया और कांग्रेस से संबंध तोड़ दिए, जो आज तक तोड़े हुए, क्योंकि ममता जानती थी झगड़ा तो बीजेपी से है लेकिन कांग्रेस से भी है, लेफ्ट फ्रंट से भी है। अगर इन तीनों में किसी के साथ भी हाथ मिलाया जाए तो अपना वोट शेयर जो आया है वो इन्हीं 3 पार्टियों से, 2 पार्टियां यानी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से आया है, वो तो वोट शेयर वापस जाएगा तो फिर से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ममता ऑल इंडिया राजनीति में कांग्रेस के साथ रही, बीजेपी के साथ रही, लेकिन बंगाल में इनके साथ हाथ मिलाना सत्ता मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कभी होने नहीं दिया। लेकिन यही गलती बिहार में नीतीश कुमार कर बैठे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया तो नशे में थे, सत्ता की नशा में थे, क्योंकि लगातार 2 बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीता था। उनकी ताकत बिहार में बढ़ गई थी। लालू को हराकर और बुरी तरह से हराकर नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए थे। लेकिन वो एक बात भूल गए कि वो अपनी अकेले के ताकत पर बिहार जीत नहीं पाए थे। हाँ, बीजेपी और जेडीयू एनडीए का चेहरा बिहार के लिए नीतीश कुमार थे, लेकिन नीतीश कुमार पूरे बिहार के अपनी ही पार्टी के तगड़े नेता नहीं थे। वो अकेली ताकत पर बहुमत नहीं ला सकते थे। लेकिन जब बीजेपी और नीतीश इकट्ठा थे तो 223 में से लालू को सिर्फ 28 विधायक चुनकर लाना पॉसिबल हुआ था और मानो कम 243 बीजेपी और नीतीश मिलकर 200 से ज़्यादा विधायक चुनकर आए थे। 112 विधायक तो नीतीश के थे, बीजेपी के कुछ 90 से ज़्यादा थे। फिर भी मेरा चेहरे पर बिहार चलता है, इस जो नशा में थे नीतीश कुमार, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए छोड़ दी। जब उनके लोकसभा में 20 सांसद हुआ करते थे, जदयू के 20 सांसद थे और बीजेपी के 12, यानी बिहार के 40 में से 32 सांसद एनडीए के थे, जिसमें बीजेपी के 12 और नीतीश के 20 हुआ करते थे। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी से पंगा लेते हुए जो नाटक किया नीतीश ने, उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो अपने चेहरे पर लोकसभा में सिर्फ 4 सांसद चुनकर ला पाए और बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर लड़ते हुए नीतीश चले गए तो रामविलास पासवान को साथ ले लिया और जो छोटे मोटे दल थे उनको साथ ले लिया और अपनी ताकत बढ़ाई और अकेली बीजेपी 20 सीटों पर चुनकर आई। 6 सीटों पर मेरा ख्याल है रामविलास पासवान चुनकर आए थे, कुशवाहा वगैरह जो कोई थे वो चुनकर आए थे। कहने का मतलब ये है कि नीतीश ये जो सांप सीढ़ी का खेल खेलते रहे, एनडीए से निकले लालू के साथ गए, लालू के साथ निकले एनडीए के साथ गए,
एनडीए का साथ छोड़कर लालू के साथ गए। ये जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा था उसमें नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। और पिछला जो 2021 का विधानसभा चुनाव हो गया, 2020 का विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें इनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि जब एनडीए में थे उनके 112 विधायक हुआ करते थे, वो 45 तक नीचे गिर गए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपनी ताकत, अपनी औकात बिहार के लिए सीमित है। ये सबक अभी अभी नीतीश कुमार सीख गए और अब ये डरे हुए कि फिर से एनडीए के साथ जाने के बाद भी क्या वो क्रेडिबिलिटी वापस आएगी, और नहीं आएगी तो करेंगे क्या। और ये नीतीश कुमार जो लालू से लड़े, बीजेपी को साथ लेकर लड़े, यही नीतीश कुमार आजकल लालू के बेटे, छोटे बेटे जिनकी उम्र अभी 40 के आसपास है, उससे डरे हुए हैं। 70 साल की उम्र पार किए हुए नीतीश कुमार 40 साल के तेजस्वी से डरे हुए, बीजेपी उनके साथ है फिर भी नीतीश डरे हुए हैं। और अपनी साख बचाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से गेन करने के लिए नीतीश कुमार एक नया खेल खेलना चाहते हैं, जो दाव तेजस्वी खेल रहे। 40 की उम्र में भी लालू से भी ज़्यादा अगर होशियार कौन है तो मैं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस हो या बीजेपी विरोधी गठबंधन हो, उसमें अपनी एक भूमिका सीमित करके रखी है कि उनको बिहार तक ही मर्यादित रहना है। तो जो लोकसभा चुनाव अगले 3 महीने में होने वाला है, उसमें तेजस्वी की नज़र दिल्ली पर बिल्कुल नहीं है। उनकी नज़र सिर्फ पटना पर और बिहार में है। उनको बिहार का विधानसभा चुनाव जीतना है जो अगले साल होने जा रहा है, और इसके लिए तैयारी करना, और जो 40 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में लड़ाई होने वाली है, वहाँ अपनी तगड़ी जगह जो क्षेत्र विधानसभा के हैं वो ढूंढ निकालना, ये टारगेट रखते हुए तेजस्वी यादव विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में चाहे 2 सीटें मिले या 4 सीटें मिले, कांग्रेस को मिले या हमको मिले, इससे तेजस्वी को मतलब नहीं है। उनको 1 साल बाद के विधानसभा चुनाव पर उनका ध्यान है, और इसलिए तेजस्वी विधानसभा की तैयारी कर रहे। चुनाव लोकसभा का लड़ रहे लेकिन तैयारी विधानसभा की कर रहे। ये ध्यान में आने के बाद नीतीश कुमार बिल्कुल डरे हुए, और इसलिए तेजस्वी को और 1 साल का समय ना मिले, इस तरह से कुछ करने की फिराक में आज नीतीश कुमार है। अगर 1 साल विधानसभा के लिए तैयारी करने के लिए तेजस्वी को मिल जाता है तो नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि और 1-1.5 साल जो बचा है उससे पहले ही बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाए। और वो अचानक आता है तो तेजस्वी यादव भी बौखला जाएंगे कि लोकसभा लड़े या विधानसभा लड़े, और लड़े तो कैसे लड़े। उनके खेमे में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो दाव तेजस्वी खेल रहे हैं, वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो तेजस्वी का दाव फेल हो जाएगा। और वो फेल करने के लिए जो तुरुप का पत्ता है वो नीतीश के हाथ में है, और वो पत्ता ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही विधानसभा बर्खास्त कर देते हैं तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। और अगर विधानसभा का चुनाव इतनी जल्दबाजी में आ जाएगा तो जो प्लान, जो रणनीति तेजस्वी ने बना के रखी है वो पूरी बिखर जाएगी, और शायद
मुझे लगता है, जो मैंने पहले भी बोल दिया था, कि नीतीश कुमार विधानसभा बर्खास्त करके लोकसभा के साथ साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने 1.5 महीने पहले बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि जो कुछ संकेत आ रहे हैं वो संकेत इस ढंग के हैं कि फिर से लालू का जंगल राज चाहिए। ये सवाल चुनाव में लोगों के सामने रखेंगे और इसी ढंग से तेजस्वी को हरा सकते हैं। लोकसभा, बीजेपी को लोकसभा में इंटरेस्ट है, नीतीश को विधानसभा में इंटरेस्ट है। अगर दोनों साथ में लड़े तो विधानसभा में भी तेजस्वी को बुरी तरह से हरा सकते हैं। ये नीतीश का गणित है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में, शायद 2 हफ्तों में, नीतीश कुमार अचानक विधानसभा बर्खास्त करने का बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसकी संभावना है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।